नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही थी, जिसमें हमने मनोविज्ञान को जाना। मनोविज्ञान में हमने क्या जाना था कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है, जो आत्मा का अध्ययन करता है, जो मन का अध्ययन करता है, जो चेतना का अध्ययन करता है, जो व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, हमने बोला था कि अरस्तु ने क्या मनोविज्ञान को क्या बोला कि आत्मा का विज्ञान बोला। ठीक है, फिर उसे नकार दिया गया। आत्मा के विज्ञान के बाद मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और आज आप जिस मनोविज्ञान को जान रहे हो वह व्यवहार का विज्ञान था। मैंने बताया था कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आप मुझे बताएंगे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है। ठीक है, और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, कमेंट में बताएंगे। जिसने पहली वीडियो देखी है वो आसानी से बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में जाना था। शिक्षा और दर्शन क्या है। ठीक है, शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, शिक्षा से दर्शन में क्या संबंध है, इन सभी के बारे में हमने दूसरे भाग में परिचर्चा की थी। अगर आपने वो भाग नहीं देखे तो पहले वहां देख लें, क्योंकि यूनिट फर्स्ट के 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा टॉपिक तीसरा है, जिसमें हम प्रकृतिवाद के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं कि प्रकृतिवाद क्या है। ठीक है, कि प्रकृतिवाद क्या कहते हैं, कैसी शिक्षा, कैसा पाठ्यक्रम और कैसा विद्यालय और कैसा छात्रों को शिक्षा देने की बात करते हैं, इन सभी के बारे में हम किसमें, नेचुरलिज्म में, प्रकृतिवाद में परिचर्चा करेंगे। नया सिलेबस, नया टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, आपने बीएड की कक्षाओं में पढ़ा था और उसके बाद इस बार आपका पाठ्यक्रम चेंज हो गया, तो उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, जो बीएड का सिलेबस है वो आपको सीधे क्या एलटी सहायक अध्यापक के उसमें देखने को मिल रहा है। आपका सिलेबस बहुत ही हेल्दी बना दिया गया है। अगर उत्तराखंड का जो एलटी का जो सहायक अध्यापक है, उसे ऐसे अध्यापक के रूप में देखना है जो विश्व के सर्वोत्कृष्ट लोगों में एक हो। ऐसे अध्यापक को चुनना आयोग का क्या है, अब मकसद है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है और एक सीट अपने नाम करनी है। तो जुड़ जाइए, परिचर्चा कर लेते हैं प्रकृतिवाद के बारे में। ठीक है, तो प्रकृतिवाद क्या है, देखो, प्रकृतिवाद का जन्म यूरोप की देन है। प्रकृतिवाद का जन्म कहाँ से हुआ, यूरोप की देन है। ठीक है, जो प्रकृतिवाद आई है इसका जन्म कहाँ से हुआ, ये कहाँ की देन है, तो यूरोप की देन है। देन जो वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक क्षेत्र की क्रांति के फलस्वरूप 18वीं सदी में देखने को मिला। ठीक है, जो यूरोप में जो क्रांति हुई थी 18वीं सदी में, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक क्षेत्र में इस क्रांति को देखने को मिलती है। प्रकृतिवाद के उल्लेखनीय शिक्षाशास्त्री रूसो, कांट, हॉब्स, बेकन और हक्सले तथा स्पेंसर है। अब देखो, जो प्रकृतिवाद के जो शिक्षाशास्त्री हैं, प्रकृतिवाद का समर्थन किसने किया, प्रकृतिवाद के बारे में परिचर्चाएं किसने की, उसमें आपको सबसे पहले नाम रूसो आता है। ठीक है, उसके बाद कांट हो गया, उसके बाद हॉब्स हो गया, उसके बाद बेकन हो गया, उसके बाद हेक्सले तथा स्पेंसर प्रमुख है। ठीक है, और प्रकृतिवाद कैसी प्रकृति होती है, तो भौतिक प्रकृति के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे और मानव प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति में किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। बालक के लिए भौतिक प्रकृति में शिक्षा अनिवार्य है, या वह उसकी उत्तम शिक्षा हमारी भौतिक प्रकृति में हो सकती है या मानव प्रकृति में हो सकती है। इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ। ठीक है, तो प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार करते हुए प्रकृति की अंतिम सत्ता मानती है। अब क्या है, कौन सी विचारधारा है, जो प्रकृतिवाद है वह कौन सी विचारधारा है, वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्व, ठीक है, जो आध्यात्म है, ठीक है, उसके तत्वों को स्वीकार करती है और प्रकृति को ही क्या मानती है, अंतिम सत्ता मानती है। बोलती है कि प्रकृति ही क्या है, सब है, प्रकृति ही ब्रह्मा है, प्रकृति ही विष्णु है, प्रकृति ही महेश है। यह संपूर्ण जो आत्मा है, जो परमात्मा है, यही क्या है, प्रकृति है। ठीक है, यही क्या है, प्रकृति है। इसमें ही बालक का क्या हो सकता है, सर्वोत्तम विकास हो सकता है। तो प्रकृति को अंतिम सत्ता कौन मानते हैं, प्रकृतिवादी मानते हैं। और मानव को प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर सभी वस्तुओं की व्याख्या करती है। प्रकृतिवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए मौल्य क्या लिखते हैं, उन्होंने प्रकृतिवाद का स्वरूप इन शब्दों में निश्चित किया कि सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय की सदा कामना करना और साधारणतः संतोष के साथ काम करना कि इससे दूसरों का क्या हो, उपकार हो, यह क्या है, प्रकृति है। ठीक है,
देखो किसने बोला, मौल्य महोदय ने प्रकृतिवाद के स्वरूप को अपने शब्दों में उन्होंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि सबसे प्रेम करना, कि सबसे क्या करना है, प्रेम करना है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जीव हो, अजीव हो, सजीव हो, निजी हो, सबसे क्या करना है, प्रेम करना है। मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना है, जो मानव द्वारा बनाई हुई प्रकृति है, ठीक है, मानव प्रकृति है, उसमें क्या करना, विश्वास करना है। न्याय की सदा कामना करना, ठीक है, न्याय की क्या करना, सदा कामना करना, जहाँ खराब हो रहा है उसके लिए न्याय की मांग करना, न्याय की सदा क्या करना, कामना करना। और साधारणतः संतोष के साथ काम करना, और अपना जो तुम्हारा जो कार्य है वो संतोष के साथ करना, ठीक है, एक अच्छे मन लगा के संतोष के साथ, पूर्ण संतुष्टि के साथ काम करना, और जिसमें दूसरों का क्या हो, जिससे क्या हो, दूसरों का उपकार हो, यही क्या है, प्रकृतिवाद है, मौल्य ने कहा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट परिभाषा है जैसे की परिभाषा है। जैसे क्या बोलते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिक को अस्वीकार करना है। इन्होंने क्या बोल दिया जैसे महोदय ने, कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसका प्रमुख विशेषता क्या है, आध्यात्मिक को अस्वीकार करना है, या प्रकृति को मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान न देकर जो हमारे अनुभव से परे हैं। देखो उस बातों को स्थान नहीं देना है जो हमारे अनुभव से परे है, वह प्रकृतिवाद नहीं है। ये क्या करते हैं, आध्यात्मिक विशेषता को ये क्या कर देते हैं, जैसे महोदय ये अस्वीकार कर देते हैं। मनुष्य के दार्शनिक चिंतन के उन बातों को स्थान देना ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, जो हमारे अनुभव के अंदर है, अनुभव के परे हैं, जो वो क्या है, प्रकृतिवाद नहीं है। ठीक है, तीसरे हमारे राइटर आते हैं, दार्शनिक आते हैं, रॉस महोदय। तो रॉस महोदय क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बड़ा कठिन है। रॉस महोदय ने क्या बोल दिया कि प्रकृतिवाद को कठिन करना क्या है, बड़ा ही कठिन है, क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। यह क्या किया जाता है, विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। वार्ड महोदय आते हैं, ये बोलते हैं कि प्रकृतिवादी वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। प्रकृतिवादी कौन सा सिद्धांत है, वह सिद्धांत है जो क्या प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। जो हमारी आत्मा है, जो आपके आत्मा है, आत्मा को किसके, पदार्थ के अधीन करता है, और अपरिवर्तन नियमों को सर्वोच्च मानता है। जो अपरिवर्तन नियम है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें क्या बोलता है, उन्हें सर्वोच्च कौन मानते हैं, वार्ड महोदय मानते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो प्रकृति है, ईश्वर को अलग करना ही क्या है, प्रकृतिवाद है। ठीक है, पदार्थ, ईश्वर को अलग करना है और उसको पदार्थ के अधीन कर देना है, और अपरिवर्तन नियमों को ही सर्वोत्कृष्ट कौन मानता है, वार्ड महोदय मानते हैं। जो नेक्स्ट दार्शनिक आए, हॉकिंग का मत है कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण यथार्थ मानता है, अर्थात यह परा प्राकृतिक या दूसरे के जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। देखो हॉकिंग महोदय की इंपोर्टेंट है परिभाषा, याद रखना कि इन्होंने क्या बोला कि प्रकृतिवाद, अभी हम पढ़ेंगे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा के बारे में भी जानेंगे कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, आचार मीमांसा क्या है। तो हॉकिंग महोदय ने क्या कहा कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण यथार्थ मानता है, अर्थात यह परा प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत थे, ठीक है, इसके सिद्धांत, इसके थ्योरी के प्रिंसिपल के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो पहला क्या है कि केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। प्रकृतिवाद ने क्या बोला कि जो केवल विज्ञान है वही क्या करता है, ज्ञान देता है। समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां है। ठीक है, जो समस्त ज्ञान का आधार है, ठीक है, ज्ञान का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। जो आप जन्म लेते ही बच्चा जो कार्य करता है उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, चाहे वो क्या हैं, क्रियाएं कोई भी क्षेत्र में बालक द्वारा क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे कि गर्म चीज़ में हाथ लगाना, ठीक है, खिलौने को पकड़ना, खिलौनों को तोड़ना। ठीक है, तो जो भी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं और एवं इंद्रियां हैं, यही क्या है, ज्ञान का आधार है। ठीक है, जो नाक, कान, हाथ, त्वचा, मुंह, कि जो आपके इंद्रियां हैं, 5 क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यही क्या है, ज्ञान का आधार है। ठीक है, संसार एक बड़ी मशीन है। इन्होंने क्या बोला कि संसार क्या है, एक बड़ी मशीन है। किसका सिद्धांत है, तो ये किसका, तो ये प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। ठीक है, वास्तविकता की व्याख्या प्राकृतिक विद्वानों द्वारा होती है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। ज्ञान और सत्य का आधार ही क्या है, इंद्रियों का। ठीक है, जो आप देखते हैं आंखों से,
ठीक है। जो आप सुनते हो कानों से, जो आप सूंघते हो नाक से, जो आप टेस्ट करते हो किसी जीभ से, और जो आप महसूस करते हो त्वचा से, यही क्या है, यही ज्ञान और सत्य का आधार क्या है, आपकी इंद्रियां जो अनुभव कर रही हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप आंखों से इसे देख भी रहे हैं, वीडियो को सुन भी रहे हैं कानों से, तो यही क्या है, ज्ञान का आधार है, ठीक है। आप और मुझ में क्या हो रहा है, मैं अपने वाणी विचारों के द्वारा कम्युनिकेशन संप्रेषण कर रहा हूं, ये आपको ये सुनाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है। यही क्या है, मेरी दो इंद्रियां हैं, एक तो वीडियो से बनी है, आप देख रहे हो, ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो बोलना है, आपका सुनना है, यही क्या है, इंद्रियां हैं, और यही ज्ञान का क्या है, आधार है। तो उन्होंने क्या बोला, ज्ञान और सत्य का आधार ही क्या है, इंद्रियां का अनुभव करना है, ठीक है। अपरिवर्तन प्राकृतिक नियम सभी घटनाओं को भली भांति स्पष्ट कर दिया। मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाओं विज्ञानों की खोजी हुई मशीनों के अस्वीकार द्वारा क्या कर दिया गया, इन्हें बदल दिया गया। कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, ये पूर्ण रूप से क्या होती है, पूर्ण रूप से होती है। कोई वस्तु न अच्छी होती है न बुरी होती है, यह क्या होती है, पूर्ण रूप में होती है। विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क एवं घटना है, यह उच्च कोटि के जीवों में अधिक विकसित नाड़ीमंडल का समूह है। देखो क्या बोला है कि विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क एक घटना है, ठीक है, यह उच्च कोटि के जीवों में अधिक विकसित नाड़ीमंडल का एक समूह है, और प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। चाहे आपका जन्म हो, चाहे मनुष्य जन्म लेता है तो पहले जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद वह इस संसार में अपने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी क्रियाओं को क्या करता है, संपादित करता है, और अंत में इसी मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो मनुष्य प्रकृति से ही पैदा होता है, प्रकृति में ही मिल जाता है, ठीक है, जन्म लेता है, ठीक है। तो आपको पता है कि वह क्या बिना कपड़ों के जन्म लेता है इस संसार में, वो क्या नग्न अवस्था में आता है, और इस संसार से वह नग्न अवस्था में चले जाता है, ठीक है, राख के रूप में ही वो मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पहाड़ हो, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, तो प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। तो ये इसके सिद्धांत थे 10, हमने क्या प्रकृतिवादी के सिद्धांत जाना, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम परिचर्चा करेंगे कि इसका दार्शनिक दृष्टिकोण, ठीक है। दार्शनिक दृष्टिकोण में हम 3 दृष्टिकोण जानेंगे, तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, और आचार मीमांसा जिसे मूल्य मीमांसा भी कहा है, इनके बारे में परिचर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले का तत्व मीमांसा की बात करूं तो प्रकृति ही सब कुछ है। तत्व मीमांसा क्या बोलता है, तत्व मीमांसा का जो दृष्टिकोण है ये क्या बोलता है कि प्रकृति ही क्या है, आदि भी है, अंत भी है, प्रकृति ही क्या है, सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, तो प्रकृति के परे कुछ नहीं है। जो आत्मा है ये पदार्थ जन्य चेतन है, ऐसा किसका दृष्टिकोण है, ये तत्व मीमांसा का दृष्टिकोण है। और पदार्थ ही जगत का आधार है, जो पदार्थ है वही क्या है, जगत का आधार है। तो आप जान रहे हैं कि तत्व मीमांसा क्या बोल रहे कि प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, और क्या आध्यात्म के विपरीत पदार्थ की जगत का ही जगत इसका क्या है, आधार है। तो ये तत्व मीमांसा था। अब हम जानेंगे कि ज्ञान मीमांसा की क्या विचारधारा है, इसका क्या दृष्टिकोण है। तो प्रकृति को जानना ही जीवन का लक्ष्य है, ज्ञान प्राप्ति का साधन अनुभव, निरीक्षण, वैज्ञानिक विधि, आगमन विधि। रूसो ने प्रत्यक्ष ज्ञान को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रकृति को जानना ही क्या है, जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्ति के साधन अनुभव होता है, निरीक्षण हो गया, वैज्ञानिक विधि, आगमन विधि हो गया। रूसो के प्रत्यक्ष ज्ञान को ही क्या महत्वपूर्ण माना है। प्रकृति को जानना ही क्या है, ज्ञान मीमांसा है, चाहे वो क्या हो, अनुभव से हो, चाहे वो निरीक्षण से हो, वैज्ञानिक विधि से हो, आगमन विधि से हो, या रूसो के प्रत्यक्ष ज्ञान को जानना ही क्या, उन्होंने क्या बोला, ज्ञान मीमांसा है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, आचार मीमांसा है। आचार मीमांसा क्या बोलता है कि सामाजिक मूल्यों को न मानकर प्रकृति निहित मूल्यों पर विश्वास सुखी जीवन को सर्वोच्च स्थान और आध्यात्मिक नैतिक बंधन मुक्त करती है। तो ये हमने क्या, तीनों हमने ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा कि तत्व मीमांसा प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं है। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, और आध्यात्म के विपरीत पदार्थ ही जगत
जगत का आधार है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा में आपने बोला कि प्रकृति को ही जानना जीवन का लक्ष्य है, ज्ञान प्राप्ति का साधन अनुभव हो, निरीक्षण हो या वैज्ञानिक विधि हो या आगमन विधि हो। ठीक है, और आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा में आपने जाना कि सामाजिक मूल्यों को न मानकर प्रकृति निहित मूल्यों पर विश्वास, सुखी जीवन को सर्वोच्च स्थान देना और आध्यात्मिक नैतिक बंधन से मुक्त होना ही क्या है, आचार मीमांसा है। ठीक है, अब हम इसके सामान्य सिद्धांत जान लेते हैं। जो प्रकृतिवाद के क्या है, सामान्य सिद्धांत हैं, उसको जान लेते हैं। तो प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण भौतिकवादी था। इनका दृष्टिकोण क्या था, भौतिकवादी था। संसार का कर्ता करण प्रकृति है, संसार का जो कर्ता और करण है ये क्या है, प्रकृति है। संसार का कर्ता भी प्रकृति है, करण भी क्या है, प्रकृति है। भौतिक जगत की क्या है, सत्य है। समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है, व्यक्ति प्राथमिक है, समाज गौण है। जो समाज है ये क्या है, व्यक्ति के लाभ के लिए है, जिसमें व्यक्ति क्या है, प्राथमिक है, प्राइमरी है, और जो समाज है ये क्या है, गौण है। ब्रह्मांड ही रचना प्रकृति द्वारा हुई है। जो ब्रह्मांड की रचना है ये किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा हुई है। प्रकृति ही अंतिम सत्ता है, प्रकृति ही क्या है, अंतिम सत्ता है। और धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। प्रकृतिवाद में धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। इसमें प्रकृति ही क्या है, सब कुछ है। और आदि भी प्रकृति है और अंत भी क्या है, प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति का स्थान सर्वोत्कृष्ट है, प्रकृति ही अंतिम सत्ता है। धर्म और ईश्वर का इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रकृति के नियम क्या है, अपरिवर्तनशील है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है, और प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, मनुष्य है। जो व्यक्ति क्या है, प्राथमिक और समाज इसमें क्या है, गौण है। तो ये आपने से अन्य सिद्धांत जाने। अब हम सामान्य सिद्धांत जाने। अब जानते हैं कि प्रकृतिवाद और शिक्षा में, ठीक है, शुरुआत किसने, बेकन और कॉमिनियन और रूसो से आगे ले गए। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने, बेकन ने की, कॉमिनियन और रूसो से क्या ले गए, प्रकृतिवाद और शिक्षा को आगे ले गए। तो प्रकृतिवाद शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, बालक की प्रथम शिक्षा विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए। बालक की प्रथम शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए। इसमें सत्य और सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल सम्मिलित नहीं होना चाहिए। सत्य और सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल भी इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। बालक के हृदय को अवगुणों से तथा मन को त्रुटि से बचाना निहित है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो बालक की पहली शिक्षा है, प्रथम शिक्षा है, वो विशुद्ध रूप से क्या होनी चाहिए, निषेधात्मक होनी चाहिए। इसमें सत्य और सद्गुण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इन्हें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। और क्या बोले कि बालक के जो हृदय के अवगुण हैं और मन की जो त्रुटि है उनसे बचाना निहित है। ठीक है, रूसो ने अपने ग्रंथ अमीन में वर्णित किया है ऐसा। ठीक है, अमीन किसका ग्रंथ है, तो रूसो की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अमीन, जिसमें क्या बोलते हैं कि बालक की शिक्षा क्या निषेधात्मक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सत्य और सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल सम्मिलित नहीं होना चाहिए, और बालक के हृदय को अवगुण से तथा मन को त्रुटि से बचाना इसमें निहित है। ये बालक की शिक्षा के बारे में रूसो के ग्रंथ अमीन में ऐसी चर्चा परिचर्चा मिलती है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा के केंद्र में क्या होना चाहिए, बालक होना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसके केंद्र में कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए। तो बालक केंद्र में रहेगा तो बालक क्या होगा, तो स्वागीर्ण या चहुमुखी। ठीक है, इसका क्या होगा, स्वागीर्ण विकास होगा। ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान अनावश्यक बताया है इन्होंने। पुस्तकीय ज्ञान क्या बताया इन्होंने, अनावश्यक बताया है। निषेधात्मक शिक्षा मतलब उदाहरण अवगुणों से बचाना सिखाना चाहिए। रूसो महोदय क्या बोलते हैं कि निषेधात्मक शिक्षा होनी चाहिए, उदाहरण जैसे अवगुणों से बचना सिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, अवगुणों से बचना सिखाना चाहिए, जो पहले भी इन्होंने बोला कि बच्चों को निषेधात्मक शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, प्रकृति का अनुसरण करो। ठीक है, कॉमिनियस प्रकृति का अध्ययन करो। ठीक है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देता है। सह शिक्षा, ठीक है, सह शिक्षा मतलब कि लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। पूछ लेगा कि सह शिक्षा का अर्थ क्या है, कि सभी को समान, चाहे वो क्या हो, मेल हो, फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, बालक हो, बालिका हो, छात्र हो, छात्राएं हो, उन्हें ऐसा एक साथ क्या, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, बालक की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बालक को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए प्रकृति में और उसे केंद्र में रखना चाहिए। रूसो अमीन ग्रंथ में लिखते हैं कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छी रूप से मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते आते वे दूषित हो जाती है। इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, स्टार लगा लेना कि किस ग्रंथ में रूसो ने वर्णित किया है कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं क्या होती हैं, अच्छी रूप में मिलती हैं, लेकिन प्रकृति मानव के संपर्क में आते आते वो उन्हें क्या कर देता है, दूषित कर देता है। रूसो के अमीन ग्रंथ में ये बातों की चर्चा परिचर्चा मिलती है। रूसो क्या बोलते हैं, प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, रूसो का नारा रहा प्रकृति की ओर लौटो, कौन बोलते हैं,
जुलूसो बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए, तो व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना है। ठीक है, जातीय संप्राप्तियों का संरक्षण हो गया। ठीक है, सुखी जीवन, वर्तमान सुख पर बल दिया। ठीक है, और वातावरण से समायोजन करना, बालक को वातावरण से क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। नैसर्गिक शक्तियों का विकास करना होगा, जो संघर्षपूर्ण जीवन के लिए क्या होगा, विकसित करना होगा। ठीक है, अगर विकासवाद के प्रतिपादक पूछेगा तो विकासवाद के प्रतिपादक कौन थे, डार्विन महोदय थे। ठीक है, विकासवाद के प्रतिपादन कौन करता है, डार्विन महोदय करता है। तो वातावरण से समायोजन करना क्या प्रकृतिवाद का प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, तो देखो प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए बालकों के लिए। ठीक है, तो प्रकृति व जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा, प्रकृति और जीवन से। अगर जो प्रकृति को ही अंतिम सत्ता मान रही है प्रकृतिवाद, जहां ईश्वर और धर्म का कोई स्थान नहीं है, सब कुछ आदि भी प्रकृति है, अंत भी प्रकृति है, तो इन्होंने बोला कि विस्तृत व जीवन से संबंधित होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालकों को केंद्र में रख के, बालकों को मद्देनजर रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों को जीवन में उपयोगी क्रियाएं व कौशल में दक्ष बनाने को क्या करता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है। आध्यात्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा को इसने क्या कर दिया, प्रकृतिवादियों ने नकार दिया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो बच्चे के मन के जो विकार हैं, विचार हैं, उसके थॉट हैं, उसके चिंतन मनन सोचने की क्षमता है, उन पर बल देना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम रखना चाहिए। प्रकृतिवादियों ने कहा इनकी शिक्षण विधियों की क्या शिक्षण विद्या होनी चाहिए। ठीक है, करके सीखना इन्होंने बल दिया। ठीक है, खेल विधि हो गया, ह्यूरिस्टिक विधि हो गया, डाल्टन पद्धति हो गया और मॉन्टेसरी पद्धति होगा। शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए बालकों को के लिए, करके सीखना, बच्चे को करके सीखना। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे करके सीखेंगे तो अधिक ज़्यादा वो क्या करेंगे, समझेंगे, उनका अधिक विकास होगा, वो अधिक क्या करेंगे, सीखने के उद्देश्य से, सीखने के लक्ष्य से अधिक तेजी से भागेंगे। अगर करके कोई आदमी अगर खुद करके सीखता है, अपने आप ही करके सीखेगा, तो गलतियां भी होंगी, वही गलतियां उसे क्या करता है, सफलता के रास्ते में रखता है। तो करके सीखना चाहिए। खेल विधि को बल दिया, खेल खेल में बालकों को सिखाना चाहिए, छात्र छात्राओं को सिखाना चाहिए। ह्यूरिस्टिक विधि हो गया, डाल्टन पद्धति हो गया, मॉन्टेसरी पद्धति हो गया, तो शिक्षण विद्या थी। ठीक है, अब देखो शिक्षण की क्या अवधारणा है, इसने शिक्षण को क्या बोला, गौण बोला। शिक्षक को क्या बोला, गौण बोला। इसकी अवधारणा देखो, शिक्षक का स्थान सीमित तथा बालक को प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए, खाली सीमित होना चाहिए। ये खाली पाड़ जेडपीडी, जो आपको सीडीपी में जेडपीडी मतलब कि खाली क्या पाड़ देने वाला, मचान देने वाला, ठीक है, सुविधा प्रदाता है शिक्षक। ठीक है, बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शिक्षक का कार्य केवल निरीक्षण करना है। शिक्षक का कार्य केवल क्या है, निरीक्षण करना है। जहां बालक गलत कर रहा है वहीं उसे अच्छा राह मार्ग दिखाना शिक्षक का क्या है, कार्य है। बाकी बालक को क्या प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। शिक्षार्थी के बारे में क्या कहा, बालक की शिक्षा उसके रुचि के साथ आधार पर किया जाता है। देखो जिसकी जिस चीज में रुचि है तो उसी के आधार पर बालक की शिक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, उसके रुचि के विपरीत अगर बालक से कार्य करवाओगे तो वो कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो बालक की रुचि जिसमें है, बालक की रुचि अगर बिजनेस में है, बालक की रुचि अगर क्या है, किसी प्रशासनिक सेवा में है, बालक की रुचि अगर सामाजिक सेवा में है, बालक की रुचि अगर किसमें राजनीतिक क्षेत्र में है, बालक की रुचि अगर धार्मिक क्षेत्र में है, तो उसी पर उसे क्या करना चाहिए, उसे मचान देना चाहिए, पाड़ देना चाहिए, उसे जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब प्रकृतिवादियों ने कैसा अनुशासन की बात की, तो इन्होंने बोला प्रकृति द्वारा ही बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृति के परिणाम स्वरूप ही बालक अनुशासित होगा। गलती करके उससे परिणाम स्वरूप गलती में सुधार लाता है। देखो गलती करना अच्छी बात है। ठीक है, गलती से ही बार बार क्या करता है, जितनी गलतियां होंगी उससे आप सीखते हो। गलतियों से ही आदमी सीखता है। गलती एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, चार बार होगी, अंत में आपको सफलता मिलती है। तो बालक का अनुशासन क्या प्रकृति के अनुसार क्या होगा, निश्चित होगा। तो उसे प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। वह गलती करेगा और गलती करते करते उसमें सुधार भी लाएगा। जिस प्रकार थॉर्नडाइक का आपने प्रयोग पढ़ा, भूखी बिल्ली पे बार बार गलती करता है, बार बार गलती करता है, प्रयास करता है, त्रुटि करता है और अंत में पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और वह मछली के टुकड़े को खा लेता है। ठीक है, पावलोव का सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वहां बताऊंगा। तो क्या बोल रहा है कि तो प्रकृति के अनुसार छोड़ देना चाहिए। वह क्या करेगा, गलती भी करेगा और गलती के परिणाम स्वरूप ही वह सुधार भी लाएगा। ये अनुशासन की बात करते हैं प्रकृतिवादी। ठीक है, ये कैसे विद्यालय की बात करते हैं प्रकृतिवादी, तो विद्यालय प्राकृतिक नियमों के अनुकूल संचालन करना चाहिए। विद्यालय में कैसे प्राकृतिक नियमों के अनुकूल संचालन करना चाहिए। सहज शिक्षा की, ठीक है, छात्र छात्राओं की
बालक बालिकाओं को एक साथ क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश के हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सह शिक्षा होगी, ठीक है। समय की छूट होनी चाहिए, समय की उनमें क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। प्रकृति की गोद में ही बालक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, प्रकृति के ही गोद में क्या कर सकता है, बालक सर्वोच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसमें बंधन नहीं होना चाहिए, बालक में क्या बंधन नहीं होना चाहिए, उसे बंधन मुक्त रखना चाहिए, बालक को क्या बंधन मुक्त रखना चाहिए। अब इसका मूल्यांकन दो भागों में, इसका मूल्यांकन दृष्टिकोण इसका दो, एक नकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। देखो पहले सकारात्मक जान लेते हैं कि सह शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। जो इसका मूल्यांकन रहा, इसके क्या पहलू रहे, तो सह शिक्षा पर बल दिया, इसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मनोविज्ञान का आरंभ प्रकृति का ही देन है, शिक्षण विद्या अन्य दर्शनों से अग्रणी है, शिक्षण विद्या क्या है, अन्य दर्शनों से अग्रणी है। ये प्रकृतिवाद के क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर नकारात्मक दृष्टि की बात करें तो भविष्य की तुलना में वर्तमान जीवन, ठीक है, भविष्य की तुलना में वर्तमान जीवन जीना, ये क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। तात्कालिक आवश्यक के अनुसार बल देना, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो गया, शिक्षा अभावात्मक हो गया, ये क्या है, इसके नकारात्मक दृष्टि है। तो आज हमने किसके, प्रकृतिवाद के बारे में पूरा परिचर्चा कर लिया कि कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसे इसके सिद्धांत होने चाहिए, क्या अनुशासन होना चाहिए, क्या शिक्षण विद्या होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षक को किस प्रकृति में पढ़ाना चाहिए। इन सभी पहलुओं के बारे में प्रकृतिवाद से जितना भी आपके लिए इंपोर्टेंट बनने वाला था, उन सभी के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। 3 भाग हमारे क्या हो गए हैं, उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से 3 भाग हमारे, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और दर्शन, और आज हमने नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद के बारे में संपूर्ण परिचर्चा कर ली है। कल की वीडियो में हम किसके, आदर्शवाद या आइडियलिज्म के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके प्रवर्तक कौन थे, सुकरात और प्लेटो थे। ये कल की वीडियो में परिचर्चा करेंगे, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास संसाधनों के अभाव है, और वीडियो के रिस्पॉन्स पर ही आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो हस्तलिखित नोट्स के सामने आपके यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या किए जाएंगे, संलग्न किया जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।